नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने भारतीय समाज का शास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन हमने पढ़ा था। अभी हम क्षेत्रीय परिदृश्य, क्षेत्रीय कार्य दृष्टि के महत्व को जानेंगे। हमने जाना था कि समाजशास्त्र में समाज का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिससे कि अध्ययन करने के लिए समाज की संरचना और परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। और ये जो संरचना और इसमें होने वाले जो परिवर्तन है, तो वो किस तरीके से हम इसको समझते हैं, कैसे हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें हमारा शास्त्रीय दृष्टिकोण का बहुत अधिक महत्व है। और उसके बाद हम क्षेत्रीय कार्यदृष्टि के द्वारा भी अध्ययन करते हैं। शास्त्रीय परिदृश्य में हमने जाना था कि शास्त्रीय की वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों, महाभारत और रामायण, गीता आदि धर्म ग्रंथों में जो सामग्री है उसको इकट्ठा किया जाता है, और उसके द्वारा हम सब परिवर्तन जो होते रहते हैं उन परिवर्तनों को हम शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाकर हम उनको आंकते हैं। और समाज में आदर्श यथार्थ में क्या अंतर पाया जाता है और किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं और किन क्षेत्र में धीमी गति से परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब कार्य किया जाता है। और ये कार्य करने के लिए हमें क्षेत्रीय कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अगर देखें तो जाति व्यवस्था की हम विवेचना करें तो शास्त्रीय दृष्टि का ये प्रयत्न किया है, जिसमें कि जाति व्यवस्था की विवेचना शास्त्रीय दृष्टि से की गई है, परंतु इसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए समाजशास्त्रियों के द्वारा क्षेत्रीय कार्य भी किए गए हैं। तो कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे कि डॉक्टर S.C. दुबे, जिनकी जो किताब थी इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, तो ये इन्होंने क्षेत्रीय कार्य करके इस किताब को लिखा है। और इसी तरीके से M.N. श्रीनिवास का नाम जाना जाता है भारतीय समाजशास्त्रियों में। इनकी जो किताब है वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। और G.S. घुर्ये अपनी इस किताब के बारे में जाने जाते हैं जाति, वर्ग और व्यवसाय, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो इस तरीके से इन्होंने क्षेत्रीय परिदृश्य के द्वारा, गांवों के अध्ययन के द्वारा इन्होंने इन किताबों को लिखा है। भारत में जो वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययनों का जो आरंभ हुआ है वो करीब 60 वर्षों से ही हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने गांवों में व्याप्त गरीबी, गंदगी और विघटन को उजागर किया। ग्रामीण असंतोष की आवाज़ सरकार के कानों तथा नगरीय लोगों तक पहुंची। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ हुए। विभिन्न विषयों पर तथ्य और आंकड़े संकलित किए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब एक समाजशास्त्री या समाज शास्त्र का विद्यार्थी या अनुसंधान करने वाला विद्यार्थी अगर वो अध्ययन करता है तो पहले वो शास्त्रीय दृष्टिकोण के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा करेगा, आंकड़ों को इकट्ठा करेगा, ग्रंथों के द्वारा, रामायण के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, अनेक धर्म ग्रंथों से सामग्री को वो निकालेगा और उसके बाद वो क्षेत्रीय कार्य करेगा और उसके द्वारा वह तथ्यों को, आंकड़ों को संकलित करेगा, इकट्ठा करेगा। धीरे धीरे क्षेत्रीय अध्ययनों की ओर लोगों का रुझान बढ़ता चला गया। 1950 में भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे नामक संस्था की स्थापना की और भारत में 1920 से 1950 तक जो अध्ययन किए गए वे अधिकांशतः आर्थिक पक्षों से संबंधित थे। 1950 के दशक में डॉक्टर मजुमदार के नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ किए गए और 1955 का वर्ष भारतवर्ष में मानव शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय क्षेत्रीय अध्ययनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष में पहली बार भारतीय ग्रामों पर 4 पुस्तकों एवं अनेक पत्रों का प्रकाशन भी हुआ, जिसमें कि डॉक्टर S.C. दुबे की इंडियन विलेज और मजुमदार द्वारा संपादित रूरल प्रोफाइल्स और मैरियट द्वारा संपादित विलेज इंडिया और M.N. श्रीनिवास द्वारा संपादित इंडियन विलेजेस आदि इस वर्ष में प्रकाशित पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम डॉक्टर S.C. दुबे की बात करते हैं तो इनके हम क्षेत्रीय
कार्यों को हम देखते हैं, इन्होंने अपने अध्ययनों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्य की परंपरा को काफ़ी आगे बढ़ाया। आपके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक असफल प्रयास नहीं माना जा सकता, यद्यपि उसकी कुछ कमियां भी हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ग्रामीण पुनर्निर्माण में योग दिया है और लोगों की सामाजिक आर्थिक दशाओं को प्रभावित किया है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है और उनके दृष्टिकोणों एवं मूल्यों को बदलने का कार्य भी किया है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अधिक काम गांवों के ऊपर किया है और इनकी जो पुस्तक है इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस, इसके माध्यम से लोगों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलताओं और दुर्बलताओं से परिचित कराया है और इन्होंने समाज वैज्ञानिक के रूप में कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए इसकी 4 कमियों का उल्लेख किया। पहला, इन्होंने बताया कि प्रशासन की असफलता। दूसरा, परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका समझने में असफलता। और तीसरा, एक उपयुक्त और प्रभावशाली संचार कार्यक्रम विकसित करने में असफलता। और चौथा है सही प्रकार के नेताओं का पता लगाने में असफलता। ये एक असफलता ये सामने आई है और इसी वजह से हम इस कार्यक्रम का मूल्यांकन सही तरीके से इस कार्यक्रम को हम सही तरीके से इसमें मूल्यांकन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये सारी असफलताएं सामने देखने को मिली है। कोई भी योजना या कार्यक्रम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु यदि उसके क्रियान्वयन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और किसी भी कार्यक्रम की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले लोगों में कितनी निष्ठा है, कितनी लगन है और कितनी ईमानदारी है। तो इस तरीके से डॉक्टर दुबे ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि हमारे यहाँ योजना का स्रोत ऊपर से नीचे की ओर है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम में लगे पदाधिकारी अपने से ऊपर के अफसरों को प्रसन्न करने में बहुत अधिक समय और शक्ति का उपयोग करते हैं। परिणाम ये होता है कि ग्रामवासियों के प्रति वे उदासीन रहते हैं और अपने अफसरों की आज्ञा का पालन वो ऐसे के ऐसे ही करते हैं। जैसे अफसर आज्ञा देता है उसके अनुसार जी हजूरी वो लोग करते हैं। तो इस कार्यक्रम में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है और आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया कि यह कार्यक्रम जन आंदोलन का रूप ग्रहण करे और ग्रामीण समाज में इसकी जड़ गहराई तक पहुंचे, इस ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि सामुदायिक विकास एवं राष्ट्र विस्तार सेवाओं का प्रमुख दोष यह है कि जनता का नेतृत्व प्राप्त करने में असफल रही है। तो डॉक्टर एस.सी. दुबे के शब्दों में यह कहना चाहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गांवों में विद्यमान संचार साधनों का पता लगाया जाए और विभिन्न श्रेणियों के परिवर्तनकारी अभिकर्ताओं एजेंट्स जो होते हैं की भूमिका और कार्य का निर्धारण किया जाए। डॉक्टर एस.सी. दुबे का मत है कि ग्रामीण जीवन से संबंधित अध्ययनों से प्राप्त तथ्य हमें ग्रामीण जीवन के बारे में विश्वसनीय जानकारी दे पाएंगे। इसके आधार पर हम विभिन्न अवधारणाओं और उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकेंगे और इसका प्रयोग हम आगे के अध्ययनों में कर सकेंगे और इस प्रकार से हमारा जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक और समृद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से क्षेत्रीय अध्ययनों में रुचि लेने वाले एम.एन. श्रीनिवास हैं। एम.एन. श्रीनिवास की एक मुख्य किताब है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। संस्कृतिकरण से तात्पर्य ये है कि जब एक निम्न जाति उच्च जाति के जीवन विधि, देवी देवताओं, रहन सहन, खान पान को अपनाती है और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है और धीरे धीरे वह अपने आप को उच्च जाति होने का कुछ समय बाद अपने आप को उच्च जाति होने का दावा करने लगती है। तो इस तरीके से अपने जाति को परिवर्तित कर लेती है कुछ पीढ़ियों के बाद। जब वह एक उच्च जाति का अनुकरण करती है, वो उच्च जाति चाहे ब्राह्मण भी हो सकता है या और भी कोई उच्च जाति हो सकती है। तो प्रारंभ में
ब्राह्मणों का ही अनुकरण किया जाता था, तो इसलिए इसका नाम ब्राह्मणीकरण रख दिया गया था। भारत में 190 वर्षों में अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा एवं मूल्य आदि विभिन्न स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का मत है कि भारतीय समाज में विगत कुछ वर्षों में घटित होने वाले परिवर्तनों को केवल संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता। ये भी एक समाजशास्त्री हैं, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज पर रूस, अमेरिका और अन्य देशों का भी प्रभाव पड़ा। आधुनिकीकरण में उन सभी आधुनिक परिवर्तनों को शामिल किया गया जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक बौद्धिक परिस्थिति के क्षेत्र में घटित हुए। शिक्षा का प्रचार प्रसार और व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पादन में मशीनों और जनशक्ति का प्रयोग और धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता, नगरीकरण, औद्योगिकरण और अर्जित पदों के महत्व में वृद्धि, वयस्क मताधिकार और प्रजातंत्र आदि सभी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंग है। उच्च जातियों द्वारा अपने परंपरागत जीवन विधि का त्याग करके और निम्न जातियों के रीति रिवाजों को अपनाने की प्रक्रिया को मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण का नाम दिया। श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख भी किया है और लौकिकीकरण में धर्म की पुनर्व्याख्या, बुद्धिवाद और तर्क पर भी विशेष जोर दिया है। पवित्रता और अपवित्रता का स्थान स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम ले लेते हैं। लौकिकीकरण में अनेक परंपरागत कर्मकांडों को त्याग दिया जाता है। तो श्रीनिवास ने जो कुछ जातियां हैं उसमें प्रभुत्व और संस्तरण का अध्ययन किया, प्रभु जाति की अवधारणा दी। प्रभु जाति वह जाति होती है जो गांव में अथवा क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक होती है और जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होती है और जो परंपरागत सामाजिक संस्तरण में उच्च स्थान रखती है। संस्तरण क्या होता है? उच्चता और निम्नता, यानी कि सबसे पहले उच्च जाति और उसके बाद निम्न जाति और फिर उसके बाद और निम्न जाति, फिर उसके बाद और भी निम्न जाति। तो ये सामाजिक संस्तरण माना जाता है। जातीय संस्तरण, उसमें अपना एक उच्च स्थान जो जाति रखती है उसको प्रभु जाति के नाम से इन्होंने पुकारा है। तो रेडफील्ड ने दीर्घ और लघु परंपराओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। मैरियट ने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो परंपराएं हैं जैसे सार्वभौमिकरण है, स्थानीयकरण है, लघु परंपराएं हैं, ये कौन सी परंपराएं हैं, किस तरह की परंपराएं हैं, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।